जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार की एस12 मैथ में। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, जो क्लास 10th का आपका चल रहा मैथमेटिक्स में। इसमें हम आप समझाएंगे आपको आज द्विघात समीकरण, जो होता है आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपका चलेगा आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर आपका चैप्टर नंबर है आपका स्टूडेंट्स 4। चैप्टर 4 है जिसका नाम है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसका नाम है, डाल लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण में हम आज केवल जो एक्सरसाइज आपकी 4.1 है, केवल उसी का इंट्रोडक्शन कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन कराएंगे। बोले तो यहाँ से कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर जो आपका चल रहा है। तो इसमें 4.1 में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होती क्या है, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो मेरे भाई यहाँ से समझते हैं, यदि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका नाम है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी आपका कोई पोलिनोमियल है, यदि हम उसको जीरो के इक्वल ले लेते हैं, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो, देन इज कॉल्ड द इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड इसको हम इस प्रकार शो करते हैं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोला जाता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, बोले तो इसका जनरल फॉर्म बोल दें, या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दें, या इसका सामान्य रूप बोल दें, या इसका मानक रूप बोल दें मेरे भाई। तो इसका फॉर्म होता है, आपको याद रखना होगा इस सदैव ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। ये अभी आपके सामने, यदि मैं इसको शैडो कर देता हूं, इसमें ये जो वैल्यू आपके सामने गिवन है, इसको बोलता हूं मैं पोलिनोमियल। यदि मैं इसको जीरो के इक्वल ले लेता हूं मेरे भाई, तो ये बन जाती है यहाँ से द्विघात समीकरण। यहाँ से बनेगी आपकी द्विघात समीकरण। इसमें एक कंडीशन होती है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ए डज नॉट इक्वल टू जीरो ही क्यों होता है? यदि मैं ए के स्थान पर जीरो पुट कर देता हूं मेरे भाई, तो ये वैल्यू जीरो बन जाएगी। तो यहां से बन जाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन। यहां से बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। इसी प्रकार इसके में कंडीशन होती है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि आपसे कोई पूछे कि कोई द्विघात समीकरण है आपकी, तो उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको जीरो के बराबर क्यों लिया जाता है? उसको हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बोले तो ए, उसको जीरो के बराबर क्यों लिया जाता है? तो जीरो के बराबर क्यों नहीं लिया जाता? जीरो के बराबर क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि मेरे भाई यदि मैं ए के स्थान पर जीरो पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो ये पार्ट जीरो बन जाएगा आपका, ये वाला पार्ट। जब ये पार्ट जीरो बन जाएगा तो ये बची वैल्यू क्या बनेगी? ये बची वैल्यू बनेगी मेरे भाई यहाँ पर, ये बनेगी आपकी बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो, जो कि अपने आप में एक लीनियर इक्वेशन होती है, जो आप प्रीवियस जो आपका चैप्टर था उसमें आप इसको पढ़ चुके हैं। तो आगे हमने क्या प्रोसेस बढ़ाया कि इसमें एक कंडीशन लगा दी कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसी के बेस पर, क्योंकि ए का मान जीरो के बराबर नहीं हो सकता। और इसमें एक कंडीशन और है, ए तो जीरो नहीं हो सकता। आपसे कोई ये भी पूछ सकता है मेरे भाई कि ए जीरो नहीं है, क्या सी जीरो हो सकता है, क्या बी जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहां से अन्य इसके और भी इक्वेशन बन सकती है द्विघात समीकरण में। जैसे कि मैं मान के चलूं कि यदि मैं सी को जीरो के बराबर रख लेता हूं, तो यहां से बनेगी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स बराबर जीरो। आपसे मैं बात करूं तो ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल दे रखा एक्स, जो चर दे रखा एक्स, उसकी जो हाईएस्ट पावर है अभी भी 2 है। तो इसी के बेस पर ये अभी एक द्विघात समीकरण है। यदि मैं इसमें रख देता हूं बी बराबर जीरो, तो यहां से बनेगी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का सी बराबर जीरो। तो यहां पर मैं देखता हूं, पहली बार मैंने क्या काम किया, पहली बार मैंने सी बराबर जीरो रखा, यहां पर तो कंडीशन बनी ये वाली। अब की बार मैंने क्या करा कि डी बराबर मैंने जीरो रख दिया, तो अब की कंडीशन बनी
ये वाली। तो अभी भी ये द्विघात समीकरण है, आपके एमसीक्यूज में पूछ सकता है यहाँ से कि यदि किसी द्विघात समीकरण में बी कोफिशिएंट 0 है, क्या वो द्विघात समीकरण होती है या नहीं? तो आपका आंसर होगा यस, होती है, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू बनेगी एक्स के 2 मान आएंगे निकलकर। समझ गए इस बात को? एक्स के 2 मान कैसे आएंगे निकलकर? एक्स बराबर माइनस का प्लस माइनस मेरा आ जाएगा मेरे भाई अंडर रूट में सी अपॉन ए आ जाएगा, यहाँ से सी अपॉन ए। इस प्रकार यहाँ से 2 मान निकल सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ से 2 मान निकल सकते हैं। यहाँ से 2 मान कैसे निकल सकते हैं? जिनको बोलते हैं रूट्स, जिनको बोला जाता है रूट्स या शून्य बोलते हैं। यहाँ से यदि मैं यहाँ से एक्स कॉमन ले लेता हूं तो एक्स बराबर 0 आ जाएगा, एक मान, और एक मान आ जाएगा मेरे भाई यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा माइनस के बी बटे। ये 2 मान यहाँ से निकल सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि द्विघात समीकरण है। जिस इक्वेशन के 2 मान इजीली निकल जाए या रूट्स निकल जाए, वह इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, और यह मान इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, बोले तो संतुष्ट करते हैं। आगे चले, यदि मैं इन दोनों वैल्यूओं को इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूं, यदि दोनों वैल्यूओं को पुट कर लेता हूं इस वाली इक्वेशन में जो आपके सामने दी गई है, जो कि द्विघात समीकरण है मेरे भाई, तो यहां से यदि मैं, तो इसके स्थान पर ये 0 हो जाएगा और इसके स्थान पर ये 0 हो जाएगा, तो यहां से बनेगी कंडीशन ax स्क्वायर बराबर 0। आप कहोगे कि ये क्या, ये भी एक द्विघात समीकरण है? जी हाँ, ये भी एक द्विघात समीकरण है। समझ गए इस बात को? ये भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें अभी भी एक हाईएस्ट पावर है एक्स की, एक्स स्क्वायर अभी भी इसमें दे रखा है। ठीक है, यहां तक आपको बातें कुछ समझ में आई होंगी। हमने कुछ इससे रिलेटेड बेसिक आपको समझाया था जो आपको लर्न करना है। ठीक है, अब देखते हैं जो आपकी एक्सरसाइज है 4.1, जो एक्सरसाइज 4.1 है, उसमें केवल यही पूछने के लिए आएगा क्वेश्चन में कि मेरे भाई के दिया गया क्वेश्चन या वर्ड्स प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, उसमें क्या ये द्विघात समीकरण है? इसका मतलब ये क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन देगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था, तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखते हैं, पहला फॉर्मेशन हो गया आपका, पहला फंडामेंटल हमने आपको समझा दिया भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। अब यहां से दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, यहां से देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन ये बनेगी, आपसे पूछ सकता है कि इसके रूट्स क्या होते हैं। बात करूं कि रूट्स की डेफिनेशन, तो हेडिंग डालेंगे यहां से रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब है मेरे भाई, यहां से इसको बोलते हैं द्विघात, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के रूट्स को बोला जाता है मेरे भाई शून्यक बोल दें इसको, इसके मान बोल दें मान, इसकी वैल्यूज बोल दें यहां से, या इसके हल बोल दें मेरे भाई, या इसके सॉल्यूशन बोल दें, कुछ भी बोल सकता है इस क्वेश्चन में। समझ गए इस बात को? इसका मतलब होता है, रूट्स का मतलब होता है कि कोई भी द्विघात समीकरण यदि हमारे सामने दी गई है, क्या उसके रूट्स होते कैसे हैं, वे रूट्स, उसके रूट्स कैसे होते हैं, किसी द्विघात समीकरण के रूट्स किसे बोला जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो यहां से एक सीधी सी डेफिनेशन बनेगी, यहां से एक सीधी सी परिभाषा बनेगी मेरे भाई। क्या बनेगी कि जो द्विघात कोई भी मान है, यदि कोई भी मान हो आपके, और इस मतलब किसी भी द्विघात समीकरण के जो शून्यक होते हैं, उस द्विघात समीकरण को यदि संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं ये वाले रूट्स, तो बोल देंगे हाँ कि ये वाले जो मान हैं, ये वाले जो आपके रूट्स हैं, इस वाली द्विघात समीकरण के शून्यक कहलाते हैं। तो यहां से एक डेफिनेशन यहां को हम लिखते हैं, दोज all those roots are all those roots invariable are satisfied in quadratic equation, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के रूट्स
इस द्विघात समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं तो हम कहते हैं कि ये वाले इसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। जैसे कि हम आपके सामने एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर मान के चलो एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहां पर मेरे भाई कोई मैंने एक द्विघात समीकरण ली है और यहां से आपको रूट्स निकलवाने के लिए आ जाए तो कैसे निकालेंगे रूट्स? इनको बोला जाता है, रूट्स का मतलब होता है एक प्रकार से शून्य। तो से रूट्स निकाल, इसके रूट्स आएंगे मेरे भाई निकलकर, एक तो माइनस का 2 आएगा और एक आएगा माइनस का 3, एक माइनस का 2 आएगा और एक आएगा माइनस का 3 आएगा। यहां से रूट्स कैसे निकाले हमने इजीली? तो यहां से रूट्स, यदि रूट्स निकालने का तरीका क्या होता है समझते हैं। ये इसके फैक्टर कर लेते हैं 6 के, जो 6 आपके सामने दिया गया है इसके फैक्टर कर लीजिए 6 के फैक्टर हुए 2 या 6 और वे 2 और 3 जो इसके फैक्टर आए हैं यदि हम उनको ऐड करें तो 5 आना चाहिए और देख लो ऑब्वियसली 5 भी आ रहा था। यहां से बनेंगे फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 3x और प्लस का 6 बराबर 0। मेरे भाई यहां से फैक्टर बना लेते हैं इस प्रकार से। यहां से मैं x कॉमन लूंगा तो यहां से x प्लस का 2 बचेगा, यहां से 3 कॉमन लूंगा तो x प्लस का 2 बचेगा बराबर 0। यहां से जो कॉमन है उसको फर्स्ट ब्रैकेट में नोट कर लूंगा, जो बची हुई वैल्यू होती है उसको सेकंड ब्रैकेट में नोट कर लिया जाता है। मेरे भाई यहां से करने का तरीका क्या होता है, दोनों पार्टों को 0 के इक्वल रखा जाता है। तो मैं इस वाले पार्ट को 0 के इक्वल रखूंगा तो यहां से -2 आएगा वैल्यू निकलकर। यदि मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो यहां से x की वैल्यू -3 आएगी। इसका मतलब ये है कि रूट्स बिल्कुल यही आए थे। अब कहते हैं कि ये रूट्स, इसको क्या ये वाले इसके रूट्स हैं? सही में क्या इसके रूट्स हैं? तो कैसे पता करें? यदि मैं इन वाले मान को, इस वाले मान को इसमें रखवाता हूं और वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है तो मैं कह दूंगा हाँ ये वाले मान इसके एक रूट्स हैं। तो करते हैं इसको, देखते हैं रखवा कर। यदि मैं x के स्थान पर मेरे भाई यहाँ -2 रखता हूं इसमें, तो रखने का तरीका होता है -2 का होल स्क्वायर प्लस का 5 गुणा -2 और प्लस का 6। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया यहां से, तो इसको करेंगे प्लस का 4 आ जाएगा और माइनस का 5 दूनी 10 आ गया और प्लस का 6। मेरे भाई ये 4 और 6 बताओ कितने होते हैं? प्लस के 10 होते हैं और माइनस का 10। इनको यदि मैं कैंसिल करूं तो कितना आ गया? 0 आ गया। जो ये 0 आया आपका शून्य निकलकर, ये आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आया है। किसके इक्वल आ रहा है? राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये है जो 2 था इस वाली समीकरण को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये है कि ये 2 इसका एक रूट्स है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, मुझे केवल यही समझाना था। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। मैंने आपको 2 कंडीशन बता दी। पहली कंडीशन, अब यहां से क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके एग्जाम में। आपके सामने कोई एमसीक्यूज बनेगा, एक तो ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है? दीज आर फॉलोइंग इन विच स्टेटमेंट्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे यहां से देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है या कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। केवल मैंने आपको केवल 4.1 में यही बताया है। कौन सा पार्ट? के एक तो ये आपको याद रखना है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है और ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण के रूट्स क्या होते हैं, रूट्स किसे कहते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पलों पर देख लो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके सामने दिया गया है। एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा मानना ये है, जो मैं अपने अनुभव से कहता हूं, ये क्वेश्चन 2026 में पूछा ही जाएगा। तो यहाँ से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 10th क्लास में। तो यहाँ से दिया गया क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन में ये कह रहा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। केवल इसको ये रिप्रेजेंट करना मेरे भाई के निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करो। अब इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन है कि ये कह रहा फर्स्ट में पार्ट में जॉन एंड जीवंती टूगेदर 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124 full stop. We should like to find out how many marbles they had to start with. इसका मतलब यह है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। परंतु इसमें कह रहा है कि दोनों को मिलाकर देम लॉस 5 मार्बल्स ईच। ये कह रहा
दोनों को मिलाकर कितने 45 कंचे हैं। फिर कह रहा है दोनों दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों कितने कितने कंचे खो देते हैं 5-5। लॉस्ट कितने का हो रहा 5-5 कंचों का। फिर कह रहा उस उनके पास कंचों का जो कंचों की संख्या का जो गुणनफल है, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स नाउ इज 124, 124 है। तो हम ये जानना चाहते हैं, वी शुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। क्या हम ये जानना चाहते हैं कि प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो हम मानते हैं यहां पर आपके सामने दिया गया दो इसमें नाम दिए गए, एक तो जॉन और जीवंती है। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है यहां से। तो मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे, आइए यहां से लेट करते हैं। द नंबर ऑफ मार्बल्स, द नंबर ऑफ मार्बल्स, द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉइंट्स कितने हैं एक्स। कितने कंचे हैं एक्स कंचे मान लिया हमने। मान लिया तो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन, मतलब इसका मतलब है कि जॉन के पास हम लिखेंगे माना जॉन के पास कंचे। हमने मान लिया मेरे भाई जॉन के पास कंचे। द नंबर ऑफ मार्बल्स हेड और लगा सकते हैं हेड ऑफ जॉन एक्स। अब यहां से देखते हैं, माना जॉन के पास कंचे कितने एक्स। एक बात बताइए आप, जब जॉन के पास एक्स कंचे, ये तो जॉन हो गया मेरे भाई, ये हो गया आपका जीवंती जो भी नाम है, एक तो जॉन हो गया, ये हो गया। जब एक बात बताइए, इन दोनों के पास मिलाकर मेरे भाई 45 कंचे हैं। यहां समझने वाली बात होती है, यहां दोनों को मिलाकर 45 कंचे हैं। तो जब जॉन के पास एक्स कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे। जीवंती के पास बताइए कितने होंगे। तो मेरे भाई जीवंती के पास आ जाएंगे निकलकर यहां से 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स। समझ गए इस बात को। हम ऐसा कर सकते हैं समझने के लिए। तो यहां से लिखेंगे एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स, या मार्बल्स ऑफ नंबर, कैसे भी लिख, मार्बल्स ऑफ नंबर ऑफ जीवंती ऑफ हेड ऑफ जीवंती बराबर हो जाएगा मेरे भाई 45 माइनस एक्स। इसके पास एक्स कंचे तो इसके पास हो जाएंगे 45 माइनस एक्स कंचे। अब ये कहता है कि दोनों जो है ये 5-5 कंचे खो देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जॉन्स ने कितने कंचे लॉस किए मेरे भाई। जॉन्स मार्बल्स लॉस, कितने लॉस किए मेरे भाई, ये हो जाएंगे आपके एक्स माइनस के 5, एक्स माइनस के 5। इसका मतलब ये है कि जॉन ने कंचे कितने खोए, कंचे एक्स माइनस का 5। उसके पास एक्स कंचे थे, 5 खो दिए, तो इसका मतलब है एक्स माइनस 5। अब समझ आगे करेंगे, जब जॉन के खोए हुए कंचे हमने लिख लिया, अब लिखेंगे जीवंती। इसमें लिखेंगे जीवंती लॉस मार्बल्स, या लेफ्ट विद मार्बल्स लिख सकते हैं यहां को। ये हो जाएगा मेरे भाई 45 माइनस का एक्स। उसके पास 45 माइनस एक्स कंचे थे, उसने 5 कंचे और खो दिए, तो उसके पास कितने कंचे बचे, उसके पास बचे 45 में से 5, 40 माइनस का एक्स कंचे, 40 माइनस एक्स कंचे। अब इसमें ये कहता है कि इन दोनों जो ये खोए हुए कंचे हैं, 5-5 कंचे खोने के बाद, 5-5 कंचे खोने के बाद उसके पास कंचों की जो संख्या थी उनका गुणनफल 124 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कह रहा है दोनों का जो गुणनफल था, इन दोनों का गुणनफल कितना मेरे भाई, इन दोनों का गुणनफल है कितना है 124।
124। जब इन दोनों का प्रोडक्ट 124 है तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। आइए, x की मल्टीप्लाई करते हैं 40 में मेरे भाई 40x हो जाएगा। x की मल्टीप्लाई करते हैं -x में तो माइनस का x स्क्वायर होगा। 5 की मल्टीप्लाई करते हैं 40 में तो माइनस का कितना हो जाएगा, 200 होगा। 5 की मल्टीप्लाई करते हैं -5 की -x में तो प्लस का 5x होगा। और बराबर में आपका 124 है ही। बराबर में कितना चल रहा मेरे भाई, 124। जब इक्वल टू में 124 है यहां पर, तो यहां से इसको ठीक कर सकते हैं। आपके सामने दी गई इक्वेशन है, ये 40x, ये 5x, इधर हो गया आपका 45x और माइनस का एक्स स्क्वायर। 124 को इधर लाएंगे, ये 124 होगा, माइनस का इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा इधर आकर माइनस का, ये हो जाएगा आपका 324 और इक्वल टू में आ जाएगा आपका 0। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब माइनस की मल्टीप्लाई की जाएगी बहुत साइड तो यहां से बनेगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324 बराबर 0। इसका मतलब ये है कि आपके सामने जो ये इक्वेशन आई है द्विघात समीकरण निकलकर, जितने कंचे इसमें से यहां से कंचे बाहर निकल सकते हैं, तो इसका मतलब इसमें यही पूछ रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको मैथमेटिकली फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दो। तो वर्ड प्रॉब्लम ये आपके सामने थी, इसको हमने मैथमेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहां से इसके हम फैक्टर निकाल सकते हैं। जो फैक्टर आएंगे, जो x के मान आएगा निकलकर उसको हम यहां रख देंगे और जो इस x का मान आएगा उसको यहां रख देंगे, तब पता चलेगा उसके पास कितने कितने कंचे थे। तो केवल इसमें यही पूछ रहा था कि उसको केवल आप गणितीय रूप में व्यक्त कर दीजिए। यहां से हम इसके फैक्टर भी निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो बताइए, करें फैक्टर? यहां से फैक्टर निकालते हैं तो देखते हैं, इधर को करते हैं हम फैक्टर इसके। आपके सामने दी गई समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324। अब इसमें देखेंगे 324 के फैक्टर करेंगे। पहले 324 के फैक्टर करो मेरे भाई। 324 के ऐसे फैक्टर निकाल सकते हैं कि क्या होते हैं बताओ। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 से काटो मेरे भाई, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। 3 से काटो, 3 से कितने टाइम जाएगा, 27 बार जाएगा। 3 से काटेंगे कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा। 3 से काटेंगे कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। और 3 से काटेंगे 1 टाइम। अब यहां से हमें ये कैलकुलेट करना है, ये जो आपके सामने प्राइम फैक्टर है, कि इनसे जोड़कर या घटाकर 45 आना चाहिए। तो यहां से बनेगा, जैसे करते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये अलग ले लेते हैं। और 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 2 जा 12 को इधर ले लेते हैं। यदि मैं इनको ऐड करता हूं तो बताइए कितना आ जाएगा। ये इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, ऐड करने पर कितना बनेगा, क्या बन रहा है 45? नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है ये इसके फैक्टर नहीं है। और बताओ और कौन से बन सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, अब ये तो बन गया 36। अब इसको इधर ले लेते हैं 9। कितना ले लीजिए, इसको 9 ले लेते हैं, क्योंकि 3 3 जा 9 बचा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। यदि मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो बताओ कितना आएगा। यदि मैं इसको कैंसिल आउट या इसको जोड़ता हूं कितना आएगा, जोड़ने पर बताओ कितना आएगा। 45 आ रहा नहीं आ रहा, तो यही तो इसके फैक्टर होंगे। तो मुझको मिल गए 36 और 9, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से। तो यहां से बनेंगे फैक्टर मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस का, यहां से ले लेंगे आप 36x और माइनस का 9x और आपका प्लस का 324 बराबर 0। इसको सॉल्व करें, यहां से फैक्टर आएंगे निकल के, यहां से x कॉमन, x माइनस के 36 और माइनस के 9 कॉमन, तो x माइनस का 36 बराबर 0। यहां से बनेगा x माइनस का 36 और ये बनेगा x माइनस का 9 बराबर 0। इन दोनों ब्रैकेटों को 0 को इक्वल करेंगे तो यहां से बनने वाले मान क्या आएंगे रूप से निकलकर, x बराबर 36 और x बराबर 9। ये दोनों मान आपके आ चुके हैं। तो उसके पास कितने कंचे थे, तो उसके पास 36 कंचे थे या उसके पास 9 कंचे थे बताओ। तो यहां हम वैल्यू को रख दें तो उसके पास या तो 36 थे और या 9 कंचे थे। यहां पर इन वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। तो जॉन और जानवी
जो जॉन और जीवंती थे उसके कंचों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको आप नोट कर लीजिए। ये कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज was found to be 55 minus the number of toys produced in a day on a particular day. The total cost of the production was 750 rupees. We would like to find out of the number of the toys produced on the day. इसमें कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 है। में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण में लागत रुपये 750 थी, तो हम उस दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कैसे ज्ञात करना चाहेंगे, मतलब ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहां से मानते हैं, लेट करते हैं, माना, इसको लेट कर लेते हैं। द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस of a toy, of toys in a day बराबर है। हमने मान लिया, माना कुटीर उद्योग एक दिन में खिलौनों की संख्या, हमने मान लिया x, एक दिन के खिलौनों की संख्या है x ले लिया। चूंकि इसमें कह रहा है कि प्रत्येक खिलौनों का मूल्य रुपये में 55 में से एक संख्या के निर्माण में किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। इसका मतलब यह द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज ये हो जाएगा आपका 55 माइनस का x, 55 माइनस का x। इसका मतलब ये है प्रत्येक खिलौने का निर्माण बराबर 55 माइनस का x। इसमें कह रहा है, इसलिए हम जब इसमें x ले लिया एक खिलौने की संख्या x, और ये कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का निर्माण 55 माइनस x होता है, तो इसका मतलब ये हम इसको लिख सकते हैं। इसीलिए टोटल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इसका, ये कह रहा है किसी एक दिन का कुल निर्माण। तो किसी एक दिन का कुल निर्माण कितना, एक दिन का ये रहा, और इसका निर्माण कितना हुआ, कितने खिलौने थे, 55 माइनस का x। तो इसका जो प्रोडक्शन होगा वो होगा मेरे भाई x इंटू 55 माइनस का x, 55 माइनस का x, और इसका जो लागत है वो कितना है, दे रखा है, वो दे रखा है 750 रुपये। कितना है, 750 रुपये। इसको यहां से सॉल्व कर सकते हैं, 55x और माइनस का x स्क्वायर, और बराबर आ जाएगा आपका 750। इसको और सॉल्व करें, माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं, या x स्क्वायर माइनस का प्लस का 55x और माइनस का 750 बराबर 0। यहां से माइनस की गुणा करते हैं, x स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस का 750 बराबर 0। यही आपका सॉल्यूशन होगा, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। कुल निर्माण होगा आपका, कुल निर्माण, इसको बोलते मेरे भाई कुल निर्माण। पूछ रहा था कुल निर्माण, ये होगा जो खिलौनों की संख्या थी, ठीक है, उस दिन का जो कुल निर्माण था वो आएगा आपका ये वाला। यहां से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, यहां से x के मान निकाल के ला सकते हैं।
तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके फैक्टर भी निकालना चाहो तो हम इजीली निकाल सकते हैं। फिर निकाले जाए फैक्टर, निकालते हैं फैक्टर। देखो केवल 75 के फैक्टर कर लीजिए 75 के कितने आएंगे, जो ऐड करके 55 आना चाहिए या घटा के 55 आए। बताओ क्या होते हैं, क्या होंगे बताओ। इसके कर लीजिए 75 के फैक्टर, 75 के फैक्टर तो करेंगे देखो 5 से काट लो, 5 से काटो कितने टाइम जाएगा। इसको ले लेंगे, जीरो भी ले लो, 5 से काटो इसे, 5 से काट कितने टाइम जाएगा 15 टाइम। फिर काटो इसे, 5 से कितने टाइम जाएगा बताइए 30 टाइम। फिर 5 से काटो कितने टाइम जाएगा 6 टाइम। फिर 5 से 6 से काटो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 30 और 25, 30 और 25 को लेंगे जोड़ता हूँ तो कितना आएगा आपका 55 आएगा। यदि इसके फैक्टर हो जाएंगे तो फैक्टर निकालते हैं, इस साइड में फैक्टर करते हैं, इसको रख करते हैं। आपके सामने दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 55 और प्लस का 750 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे देखो एक्स स्क्वायर, इसमें ले लेंगे 30 एक्स और माइनस का 25 एक्स और प्लस का 750 इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे एक्स, इस टर्म से कॉमनली आ जाएगा एक्स, यहाँ पे देगा एक्स माइनस का 30 और माइनस का यहाँ से 25 कॉमन, एक्स माइनस का 30 और इक्वल टू 0। यहाँ से जो कॉमन होता है एक्स माइनस 30 और यहाँ से बची वैल्यू होगी एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टरों को 0 को इक्वल करेंगे तो एक्स बराबर 30 और एक्स बराबर 25, एक्स बराबर 30 और एक्स बराबर 25, यही आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन थे। और इन दोनों को जोड़कर देखो 55 आ रहा है, इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है 55। इसका मतलब यह है कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की जो संख्या होंगी वो होंगी आपकी 30 और 25। कितनी होंगी 30 और 25। अब आपके 4.1 जो एक्सरसाइज चल रही है यहाँ पर 4.1, जो 4.1 एक्सरसाइज चल रही है उसके हमने केवल आज एग्जांपल बताए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो एक्सरसाइज है आपकी 4.1 उसको हम सॉल्व कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।